एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए माई इंस्पिरेशन। तो आज की जो वीडियो है ना वो मैं लेकर आई हूँ कोर्स में से, यानी कि मैंने एक टॉपिक चुना है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो जो सेमीकंडक्टर्स है ना, पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स है ना, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे एएमआई से कर रहे हो या फिर आप इग्नू से कर रहे हो या फिर रेगुलर बीटेक कर रहे हो या फिर आप आईईएस की तैयारी कर रहे हो, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये जो टॉपिक है ना ये सब में ही कॉमन है। यानी कि मैं सेमीकंडक्टर्स में सब कुछ बताने वाली हूँ, ए से लेकर जेड तक। जितना भी सिलेबस होता है वो डिप्लोमा को भी कवर करता है और बीटेक को भी कवर करता है, ठीक है। और अगर आप आईईएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके जो मेंस होते हैं ना, मेंस एग्जाम यानी कि पेपर 2, तो उसमें भी बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये है ही, मे बी और भी ट्रेड में, आई थिंक सिविल में भी है। तो ये वाला टॉपिक, तो ये पूरा टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इसको थोड़ा लिमिट में पढ़े, जितना उनके सिलेबस में दिया गया है उतना ही तैयारी करें। बीटेक वालों को पूरा ही पढ़ना है और आईईएस एग्जाम जो दे रहे हैं उनको भी पूरा ही पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर से लेकर सुपर कंडक्टर्स तक, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर ये दोनों ही टॉपिक आईईएस के एग्जाम में आता है, जो उसका सिलेबस है। तो मैंने सिलेबस को नजर रखते हुए डिप्लोमा से लेकर आईईएस यानी कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जितना भी, देखिए अगर जो एएमआई से बीटेक करे हैं या इग्नू में भी अब तो बहुत सारे टेक्निकल कोर्स हैं, तो वहां पर से भी बीटेक आप कर सकते हो। रेगुलर में तो होती है। मैंने सब में देखा कि जो कंटेंट है ना वो सेम रहता है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स आप डिप्लोमा में भी पढ़ते हो, आईएएस में भी पढ़ते हो और बीटेक में भी पढ़ते हो, है ना। तो तीनों जो आपका कंटेंट रहता है वो सेम रहता है, बस आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज ये अगर सेमीकंडक्टर 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप लिमिटेड बताओगे, अगर ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको सब कुछ बताना है। तो सेमीकंडक्टर्स को लेकर के, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड है और पूरा मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। सीरीज में वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में तो ये आने वाला है नहीं, क्योंकि सिर्फ एक नाम काफी है सेमीकंडक्टर्स, बट इसका जो कंटेंट है ना वो इतना ज्यादा है, इतना फास्ट है कि आप बस एक वर्ड लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर्स, इससे पूरी दुनिया भर का कंटेंट आप लिख सकते हो। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के अगर आपको जानना है कि क्या होता है तो आपको जो इसके बेसिक्स है ना वो थोड़े से क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगी, मतलब जिसे कहते हैं ना A to Z से लेकर जो A पार्ट होता है, ठीक है, वहां से मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ। और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं ऑब्वियसली इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं, जैसे कि एक्सट्रेंसिक, इंट्रिंसिक, ठीक है, ये सब हो जाता है इसमें। और एन टाइप, पी टाइप, डोपिंग क्या होती है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में थोड़ा थोड़ा में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हॉल इफेक्ट आएगा, डेरिवेशन आएगी, एप्लीकेशंस होते हैं। हॉल इफेक्ट का हॉल एंगल भी करना पड़ता है, इसकी डेरिवेशन जो होती है वो भी निकालना पड़ता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे आगे सब टॉपिक्स हैं जो मैं बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि किसी को अगर सेमीकंडक्टर्स जानना हो कि ये इनके सिलेबस में हो, पढ़ना हो, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से हमें इसका बेसिक मिलता है। आप सबने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में, ठीक है, एटम के बारे में। बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए ना मैं बिल्कुल बेसिक से उसे स्टार्ट करना चाहूंगी, बिल्कुल एटम से, ठीक है। हम सबने रदरफोर्ड मॉडल जो है ना वो पढ़ा हुआ है। देखिए सेमीकंडक्टर्स का जो बेसिक्स है ना वो स्टार्ट होता है एटम से, ठीक है। एटम हम सबने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको हमने 9th में भी आई थिंक पढ़ा हुआ है। और ये बिल्कुल बेसिक्स से हमें बताया जाता है कि एटम क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनको हवा में ना कुछ अल्फा पार्टिकल्स दिखाई दिए, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी जल्दी बताती हूँ, ठीक है। ये सपोज ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना ये एयर है, ठीक है। एयर के अंदर उन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल्स को देखा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जब दिख गए उन्हें, तो उन्होंने कंबाइन कर दिया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स उन्होंने अलग से करी थी। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया बाय चैडविक, एक साइंटिस्ट का नाम है, जो कि 1932 में उन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सी बेसिक है। और ये जो सन है ना,
में भी जो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उन्हें पेपर 1 में पूछा जा सकता है, जो कि यूपीएससी का आईएएस एग्जाम होता है ना, उसमें आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बेसिक सी चीजें को लेकर भी चलना पड़ता है। तो रदरफोर्ड मॉडल हम सबने पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी से बताती हूँ, बहुत ही बेसिक है। जितना भी आपका सेमीकंडक्टर्स होता है ना, उसकी जो शुरुआत होती है ना, वो छोटे से एटम से ही होती है, जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते, है ना। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो सेंटर ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये हमने सबने पढ़ा हुआ है कि जो बीच में सेंट्रल बॉडी होती है ना, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अराउंड ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। All the protons and neutrons are present in the nucleus. Photon, P means photons and neutrons. ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है, और इसका ना अपना कोई भी एटम का अपना भार नहीं होता। जितना भी भार होता है ना, वो न्यूक्लियस का होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं ना, उनका होता है। इसका मतलब ये कि जितना भी पूरा भार है ना, वो फोटॉन्स का गिना जाएगा। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहे ना, पूरे एटम का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नहीं, एटम का, ठीक है, अगर एटम का हम मास करने जाते हैं, तो सम ऑफ प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा ना, वो इक्वल टू पूरे एटम का भार होगा, क्योंकि एटम का अपना कोई भी भार नहीं होता है। जितने भी फोटॉन्स होते हैं ना, इनका जो भार होता है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल कहलाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द एटम। ये जो आपको एटम दिख रहा है ना, इसको कंपेयर किया गया था किससे, आप लोगों को पता ही होगा, सोलर सिस्टम से। एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये वाला जो है ना, ये सन होता है, और इसके जो रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये सब प्लैनेटरी मोशन में रिवॉल्व करते हैं, और ये सब ऑर्बिट्स होते हैं। तो रदरफोर्ड जो मॉडल था, इसको इज इक्वल टू प्लैनेटरी मोशन का नाम दे दिया गया था। इसको रदरफोर्ड मॉडल को प्लैनेटरी मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएएस के प्रीलिम्स के लिए। अब रदरफोर्ड ने ये तो बोल दिया कि न्यूक्लियस है एज अ सन रिएक्ट करता है, और इसके अराउंड प्लैनेट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब इसका जो वीकनेस थी ना, अभी रदरफोर्ड मॉडल क्यों पीछे चला गया, या फिर हमने इसको क्यों निग्लेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि इसकी एक वीकनेस थी। वीकनेस क्या थी? ये ना रिपल्सिव फोर्स, यानी कि उसमें काम करता है, बहुत तेज तेज से घूमते हैं। रिवॉल्विंग जो होती है ना, इनकी बहुत ज्यादा तेज होती है, स्पीड से होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना पूरा इसमें, दैट इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। इतने फोर्स से ज्यादा घूमते हैं कि जो उसका रदरफोर्ड मॉडल था ना, वो कैसा हो गया वीकनेस में, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, इलेक्ट्रॉन्स वो घूमते घूमते स्पाइरल पोजीशन में सारे न्यूक्लियस में इकट्ठे हुए जा रहे थे, जिससे कि ये जो वीकनेस थी ना रदरफोर्ड मॉडल की, वो ये थी। तो ये वाली जो थ्योरी थी ना, ये बाद में क्रॉस कर दी गई थी। रिपल्सिव फोर्स की वजह से जैसे ही वो रिवॉल्व होना स्टार्ट होते थे, वो इतनी स्पीड से रोटेट होते थे कि क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो घूमते घूमते कहाँ पर आ गए, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस यानी कि ये सेंटर में इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी थी ना, ये हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगी, और हमें इसका आउटपुट नहीं मिला। तो इस थ्योरी को निग्लेक्ट कर दिया गया था, और उसके बाद दूसरी थ्योरी आई थी। तो वीकनेस क्या थी? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक थ्योरी, इफ द चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, द फॉर्मर विल रेडिएट एनर्जी। वो एक एनर्जी रेडिएट करते थे। इट डिक्रीजेज द स्पीड, जो कि इसकी स्पीड को घटा देता था, एंड इट विल गो इन द स्पाइरल मोशन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली वो न्यूक्लियस की तरफ को फॉल होने लगी। लोगों को लग रहा होगा ना, ये कहाँ से सेमीकंडक्टर्स में ये कौन सा टॉपिक आ गया, ये कहाँ से पढ़ा रही है ना। तो देखिए, अब जो मैंने रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया है ना, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बैंड आता है, ठीक है। जब आपको पता ही होगा, आपने जनरली अगर आप क्लासेस ले रहे हो अपने रेगुलर कॉलेज में या वैसे भी कहीं, तो आपको पता होगा जो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, वो सब फॉर्मेशन होता है ना, उससे पहले हमें बैंड्स बनाने पड़ते हैं कि बैंड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो जो एटम थे ना, छोटे छोटे, जो जंप करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो उसी की थ्योरी के ऊपर मैं आ रही हूँ, ठीक है। ये हमने सीखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर से। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ बैंड, क्योंकि जो बैंड होते हैं ना, एनर्जी बैंड्स, वो किस तरीके से बनते हैं। इन शॉर्ट, इतनी राम कथा सुनाने का कारण ये था कि आप लोगों को पता हो कि जो बैंड्स होते हैं ना, एनर्जी बैंड्स, ये आए कहाँ से है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, कैसे करते हैं, और क्यों, मतलब इसका ओरिजिन क्या है, ये एनर्जी बैंड्स कहाँ से बनते हैं।
आई एम श्योर जब भी आपको सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक पढ़ाया जाता होगा ना, तो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम्स तो जरूर पढ़े होंगे, है ना। ये वाले जो डायग्राम्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें जंपिंग दिखाई गई है। 3 टॉपिक आपने जरूर पढ़े होंगे, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स, ठीक है। ये है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ये तो बाद में बताऊंगी, इसको एक्सप्लेनेशन में इसके बाद में दूंगी, बट मैं आपको ये पहले बताती हूँ कि जो बैंड्स होते हैं ना, एनर्जी बैंड, आपने ये तो पता चल गया ये आपके एनर्जी बैंड है, बट ये बैंड फॉर्म कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर्स पे आते हैं, सेमीकंडक्टर्स पे आते हैं, फिर कंडक्टर्स पे आते हैं। सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने के लिए आपको इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, जब भी आप इसको वेरी कर पाएंगे कि इनमें क्या फर्क होता है, ठीक है। इंसुलेटर्स में वो होते हैं जो बिल्कुल भी करंट को पास अलाउ नहीं करते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होता है, बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स जिसमें मे बी थोड़ा इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा करंट पास करता है, ये बिल्कुल भी नहीं करता है इंसुलेटर्स, और जो सेमीकंडक्टर्स है वो बहुत कम करंट पास करती हैं, ठीक है। तो मेन जो है ना हमें ये पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स। देखिए सेमीकंडक्टर से पहले ना हमें ये पढ़ना है कि इसके बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मैं आपके बता चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था ना, मैंने इतनी राम कथा आपको इसलिए सुनाई थी ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिक इसका सेमीकंडक्टर्स का जो ओरिजिन है ना ये कहाँ से हुआ था। उसके बाद बात करते हैं बैंड कैसे बने। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बैंड एटम से बना था। सबसे पहले क्या होता है, एटम जो होता है ना वो ऑक्यूपाई कर लेता है सारा इनर ऑर्बिट ऑफ द एटम। जो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था ये उसी का ही पार्ट है, और ये है एक एटम, ठीक है। इस एटम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि जो एनर्जी बैंड है ना ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मैंने आपको बताया न्यूक्लियस होता है और ये सब ऑर्बिट्स होते हैं। ये जो होता है ना ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट होता है, ठीक है, यानी कि इनर ऑर्बिट, सबसे जो इनर ऑर्बिट माना जाता है, ठीक है। और सबसे आउटर ऑर्बिट होता है सबसे लास्ट वाला, न्यूक्लियस के सबसे साथ वाला जो है ना इसको माना जाता है इनर ऑर्बिट। इसको माना जाता है आउटर ऑर्बिट, जो सबसे ऊपरी सतह पे होता है, यानी कि आउटर वाली साइड होता है। एटम जो होता है ना उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ऑक्युपाई कर लें जो इनर ऑर्बिट होता है, यानी कि ये वाला जो इनर ऑर्बिट है ना ये फुल एनर्जी से भर लें, ठीक है। ये कोशिश करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या हुआ था, एक जो इनर ऑर्बिट है ना इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते थे, ठीक है। ये थ्योरी थी पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, कि जो इनर वाला ऑर्बिट है ना इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते थे, एक ये वाला एक ये वाला, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं हो सकते थे, एग्जिस्ट ही नहीं कर। तो फिर क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया एनर्जी को ऑक्युपाई करने के लिए, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो लोअर एनर्जी लेवल था ना वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता था, ठीक है। और जो हायर एनर्जी बैंड था यानी कि सबसे आउटर वाला वो रिमेन्स अनऑक्युपाइड, यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स बचता ही नहीं था, और जो इनर वाला था ये इलेक्ट्रॉन से भर जाता था, उससे ये होता था। फिर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के लिए ना एनर्जी की जरूरत होती थी। जब वो ट्रैवल करते थे यहाँ से इस वाले ऑर्बिट से इस वाले ऑर्बिट पे जाते थे तो उनको ना एक एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, जो कि इनके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट उनको एक एनर्जी की जरूरत होती थी ट्रैवल करने के लिए। अब क्या होता था, डिफरेंट एटम यानी कि डिफरेंट ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट्स है ना, सपोज यहाँ पर 3 ऑर्बिट है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इस वाले का पोटेंशियल एनर्जी अलग है और इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग है। इन सब ऑर्बिट्स का डिफरेंट ऑर्बिट का डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। अब क्या हुआ, जब 2 एटम यानी कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये जब दोनों एटम एक दूसरे के पास आने लगे, जब वो एक दूसरे के पास आते थे फिर इंटरैक्शन होता था बिटवीन ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स और जो ऑर्बिट्स हैं और इस वाले एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करने लगे। उसके इंटरैक्शन से क्या होने लगा कि जो एटम थे ना ये स्प्लिट होने लगे, यानी कि एक ही एटम आपस में स्प्लिट होने लगे, यानी कि एक के ही इस एटम से 2-3 एटम निकल करके आ गए, इस एटम से 2-3-4 एटम्स निकल करके आ गए। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, एटम जो थे ना फिर जब स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, स्प्लिट होने से बड़े सारे एटम्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए।
जब बड़े सारे एटम्स एक जगह पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, सपोज इस सारी सरफेस पे एटम्स ही एटम्स स्टार्ट हो गए इकट्ठे होने, फिर इन सब एटम जो बॉन्ड ऑफ एटम्स था, ये एटम कहलाया गया बैंड। फिर हमारा जो बैंड का फॉर्मेशन है ना वो हो गया। एटम इज ऑलमोस्ट द एनर्जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। जहां पर भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ते हो ना सेमीकंडक्टर्स में, उसका मतलब एटम ही होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही एटम कहा गया है। जब वो एक दूसरे के पास आने लगे, एटम स्प्लिट होके एक दूसरे के क्लोज आने लगे, तो एक बैंड सा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, जिससे कि एनर्जी लेवल प्रोड्यूस हुआ और एटम बड़ा होने लगा। धीरे धीरे जो एटम का साइज है ना, ये बहुत सारे एटम्स इकट्ठे होने लगे तो एटम का साइज बढ़ने लगा। जब एटम का साइज बढ़ गया तो और वो ज्यादा पास आने लगे तो फॉर्मेशन हुआ बैंड का। जब बड़े सारे एटम्स इकट्ठे हो गए तो एक पूरा बैंड बन जाता था, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ बैंड हुआ, ठीक है। आप सेमीकंडक्टर्स में बैंड्स तो बहुत सारे पढ़ते हो, एनर्जी लेवल बैंड, एनर्जी बैंड। तो ये बैंड क्या होता है और किस तरीके से बनते हैं आज की क्लास में मैंने आपको वो बताया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एनर्जी लेवल जो डायग्राम्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, और सेमीकंडक्टर्स से स्टार्ट करेंगे। फिर आज जो मैंने बताया था वो सब बेस था कि सेमीकंडक्टर्स का बेस जो है ना वो कहाँ से आया है, किस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एटम क्या होता है, इसका जो सेमीकंडक्टर्स का आप पता है क्या, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना बैंड तो पढ़ लेते हैं ये एनर्जी बैंड है, बट उनके मन में क्वेश्चन होता है क्या है ये बैंड होता क्यों है, कहाँ से आया। तो उसका ओरिजिन मैंने आज बताया है। यही थी मेरी आज की वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, समझाने वाली वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माई वीडियो।